तो चेहरा देखना स्टार्ट कर चुके हैं आप, और हम समय से 7 मिनट लेट हैं। और जितने भी मेरे लोग हैं उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं अपने 7 मिनट लेट होने के लिए, क्योंकि हम समय का विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन शहर बनारस है तो थोड़ा बहुत जाम होगा, सुबह बनारस शाम बनारस, और जहां देखो तहां जाम बनारस। तो बनारस शहर में जाम एक बड़ी समस्या है। और हमारे साथ मौजूद है पत्रकारिता जगत के प्रोफेसर। जब आप एक गुरु से मिलते हैं तब आपको असल पत्रकारिता समझ में आती है, और ज़रूरत है पत्रकारिता समझने की। इसलिए जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो फटाफट ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अब हम लोग जब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला तो आप लाइव भी पूछ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये तीसरा शो है, इसके तुरंत बाद चौथा शो 11:15 बजे से लगभग चलेगा। नेट की शायद प्रॉब्लम है यहाँ पर हल्की फुल्की, मुझे जो लग रहा है, हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर होगी भी तो आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग थोड़ी देर बाद भी देख लेते हो। क्वेश्चन पूछते रहना। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे, टॉक शिवेंद्र के स्पेशल शो में। चौथा एडिशन चल रहा है, 3 एडिशन में हम लगातार कानपुर, लखनऊ और उन्नाव कवर कर रहे थे। सर सबसे पहले पत्रकारिता किसे कहते हैं? आज के बच्चों को वो समझ नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता जगत में सिर्फ उतर जाना ही एक तो समस्या का समाधान नहीं है, दूसरा ये है कि पत्रकारिता को जानना, दोनों में फ़र्क है। तो पत्रकारिता किसे कहते हैं आप अपने शब्द में समझाइए, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और आज के लोगों को वो जानना चाहिए। पत्रकारिता अगर परिभाषा से कहा जाए तो पत्र से पत्रकारिता बना, या जर्नलिज्म, जर्नल से जर्नलिज्म शब्द उत्पत्ति हुई है। लेकिन पत्रकारिता का आशय जो लगाया जाता है कि उसमें समाचारों, विचारों का जो आदान प्रदान और प्रचार प्रसार किया जाता है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, तो पत्रकारिता में अगर ईमानदारी न हो, सच्चाई न हो और सामाजिक सरोकार अगर नहीं है, तो उसे हम पत्रकारिता नहीं कह सकते। पत्रकारिता में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक सरोकार, सत्यता, निष्पक्षता, इन सब चीज़ों के से जो चीज़ें जुड़ी होंगी वही पत्रकारिता कही जाती हैं। चलिए, बहुत सारा आभार। इस बीच में 18 से 20 लोग कनेक्ट हो गए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता रहता है यूं ही। सबसे बड़ी बात यह है कि 11:15 बजे से जो लाइव है वो दोबारा शुरू होगा गूगल गर्ल के साथ। हम सर के साथ मौजूद हैं। सर, आज के समय की जो पत्रकारिता है उसका जो सरोकार है वो बदलता जा रहा है। अब पत्रकारिता हमारी या तुम्हारी पर आकर टिक गई है, ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार कहता है आदमी ये सरकार के पक्ष रखने वाला है, ये सरकार का विरोधी है। ये शब्द क्यों उजागर हो रहे हैं लोगों के सामने? देखिए, पत्रकारिता का सरोकार कभी बदलता नहीं है। समय जरूर परिवर्तनशील है, समाज बदलता है, समाज में लोगों की सोच बदलती, विचारधाराएं बदलती रहती हैं समय समय पे। लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य कभी बदलता नहीं है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है यह सत्य को उजागर करना, सत्य को उद्घाटित करना और सामाजिक सरोकार से जुड़कर काम करना। देश की आज़ादी के पूर्व से ही जो पत्रकारिता थी वो पहले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, और देश को आज़ाद कराना और पुनर्निर्माण करना, समाज का निर्माण करना या देश का निर्माण करना, ये पत्रकारिता थी। लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे व्यावसायिकता का रूप लेती गई पत्रकारिता, और पत्रकारिता जो मिशन थी, मिशन से प्रोफेशन बन गई, और आज एक तरीके से कमीशन की भी पत्रकारिता हो गई है। और आज लोग अपने हितों से जुड़कर देखने लगे हैं। ठीक है, ये कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला। हर पत्रकार को पैसा चाहिए, उसको भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसको रोजी रोटी की चाहिए। लेकिन सवाल ये केवल पत्रकार का ही नहीं है, पत्रकारिता के पीछे का जो सच है उसको भी जानने की ज़रूरत है। मैं पत्रकारों को भी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानता, क्योंकि उसके पीछे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जो पैसा लग गया उसके पीछे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आज पत्रकारिता में अपने निजी हितों और निजी स्वार्थों के लिए घुसपैठ कर दिए हैं। आज़ादी के दौर में जो पत्रकारिता है, तो महात्मा गांधी से लेकर और गोखले और तमाम जो लोग थे, बाबूराव विष्णु पराड़कर जी या उसके पहले और सिंह विद्यार्थी, तमाम लोग जो थे, वो सारे लोग मिशन से जुड़े हुए थे। और वो लोग सभी समता आंदोलन के जो सेनानी थे, वो किसी न किसी पत्र को निकालते थे, और वो उसके पीछे उनकी ईमानदारी थी, कर्तव्य, और वो धन के लिए पत्रकारिता नहीं करते। लेकिन जब व्यावसायिकता हो गई और औद्योगिकरण, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब औद्योगिकरण पूरी दुनिया में शुरू हुआ और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, और बेनेट कोलमेंट कंपनी से लेकर तमाम बड़े अखबार जो थे वो सब निजी हाथों में चले गए, और जो ऐसे बड़े पूंजीपति थे जो व्यवसाय करते थे उनके हाथ में जाकर, स्वाभाविक है जो बड़े व्यवसायी जब अखबार में आएंगे या पत्रकारिता करेंगे तो वो अपने निजी हित का ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से इधर पिछले 10-20 वर्षों में और ज़्यादा ये चलन देखने में आई है कि बड़े कारपोरेट घराने या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से कहिए या और तरीके के स्वार्थों के लिए, अपने निजी हितों के लिए उन्होंने पत्रकारिता में घुसपैठ किया और उनके शेयर ज़्यादा लगे हुए हैं।
खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं उसमें ज़्यादा घुसपैठ देखने को मिली है। प्रिंट मीडिया में तो घुसपैठ अभी हुई है, लेकिन अभी प्रिंट मीडिया में कुछ हद तक गनीमत है, लेकिन उसमें भी असर तो आया ही है। सर, प्रिंट मीडिया तो खुद इलेक्ट्रॉनिक की तरफ भाग रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि केवल एक पक्ष को रखकर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक शब्द जुड़ा है, इस वजह से एक तरफा पत्रकारिता चल रही है और प्रिंट को आप छोड़ दे रहे हैं? क्यों? अब आप आज के समय में प्रिंट देखिए तो आपको भी लगता है कि वो सोशल मीडिया के जमाने में उतर चुका है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब वो टीवी माध्यम बनकर चैनल्स की तरीके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या उसमें सरोकार जो होता है, जन सरोकार जिसे आप जोड़ रहे हैं, तो पत्रकारिता का जन सरोकार उसमें नहीं दिख रहा और दूसरे में क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंट मीडिया भी अछूता नहीं, मैंने कहा ही, प्रिंट मीडिया में भी घुसपैठ हुई है और प्रिंट मीडिया भी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। तो उसका रोकना चाहूंगा आपको, इस बीच में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, सभी लोगों का आभार। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सवाल पूछना जो भी चाहते हैं लाइव के दौरान, वो सवाल पूछते चलिएगा। हर हर महादेव सभी के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा, कोई आता है कोई जाता है, तो इस दौरान अगर नाम छूट जाए तो उसके लिए माफी है। हम लोग वापस चलते हैं सर के पास, जो सवाल जवाब चल रहा था। सर हाँ, तो आज के समय में फेक न्यूज, पेड न्यूज, ये इसका ज़माना हो गया है और एक चेकबुक की भी पत्रकारिता हो रही है। एक तरह से कह लीजिए कि पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया में भी पेड न्यूज़ की समस्या आ गई है। प्रिंट मीडिया में जो अछूता नहीं है मैंने कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूँकि बहुत जल्दी उसका प्रभाव पड़ता है और सीधे सीधे तुरंत, और प्रिंट मीडिया का थोड़ा देर तक प्रभाव जरूर रहता है, लेकिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शीघ्रता वाली और ज़्यादा है। वैसे भी कहा जाता है कि पत्रकारिता शीघ्रता में लिखा गया साहित्य है, लेकिन प्रिंट मीडिया के अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत त्वरित गति से करता है और वो तथ्यता की या सत्यता की जांच करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता। एक तरह से ये उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं और कहीं न कहीं उसकी वजह से ये गड़बड़ी पैदा होती है। और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरीके से, खास तौर से पिछले 5-10 वर्षों में जिस तरीके का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और जिसको सरकार के पक्ष वाली पत्रकारिता, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया भी कह देते हैं, जो गोद में बैठ कर सरकार के या प्रधानमंत्री की गोद में बैठ कर या जो भी सत्ता में है सरकार, ये नहीं, मेरा ये कहने का मतलब ये। आपने गोदी मीडिया का सवाल उठाया तो एक और भी, अगर आप सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं तो आप चमचा मीडिया हैं, आप सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे हैं तो आप गोदी मीडिया हैं। ये जो दो शब्द निकलकर सामने आए हैं, ये खड़ा किसने किया है? मुझे लगता है कि ये पत्रकारों ने ही आपस में खड़ा किया है, क्योंकि आप समर्थन में हैं तो आप गोदी मीडिया के हो गए हैं, आप विरोधी हैं तो आप चमचा मीडिया। ये जो दो वर्ड निकलकर आजकल चल रहे हैं मार्केट में, वो मतलब किस तरीके की पत्रकारिता को अब आप आगे ले जा रहे हैं? ये मैं इस शब्द की गहराई आने के पहले से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको। ये मैं सरकार का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ केवल, ये सरकार का पत्रकारिता का उद्देश्य ही है सत्य को उद्घाटित करना। सरकार में, सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी, इसके पहले आप 75 में देखिए आपातकाल लगा, तो उस 75 में आपातकाल लगा तो उस समय इंडियन एक्सप्रेस में तमाम समाचार छपते थे और गोयनका थे उसके मालिक। उस समय में भी कुलदीप नैयर वगैरह जैसे तमाम पत्रकार थे जो कि खुल के लिखते थे, खिलाफ, सरकार के खिलाफ लिखते थे, लेकिन उस समय चिन्हित हो जाते थे। वो पत्रकार कम से कम पता चलता था कि ये पत्रकार सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में। आज तो पता ही नहीं चलता कि कौन से पत्रकार किस इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अभी मथुरा में इतना बड़ा कांड हुआ मथुरा में, और तमाम चैनल दूसरे दिन पहुंच गए। पहले तो कोई नहीं पहुंचा, दूसरे दिन पहुंच गए, दिल्ली से तमाम चैनल पहुंच के। और पहुंचने के बाद उन लोगों ने सीधे आरोप लगाने, लड़की को चरित्रहीन बनाने के लिए सारे चैनल लग गए कि उस चरित्रहीन लड़की थी, और बाद में सारी चीज़ें निकल के आई। अंत में कोर्ट ने भी कहा और तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, वो उसके साथ रेप हुआ था। पहले सारे चैनल दबाव में काम कर रहे थे। उसी तरीके से आप कृषि को लेकर, कृषि बिल को लेकर जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान आंदोलन में तो हालांकि किसानों का बहुत गुस्सा भी था बहुत से चैनलों को लेकर, तो बहुत से पत्रकार अपने छुपा कर लेके जा रहे थे माइक, और ताकि पता न चले पत्रकार, वो क्लू निकालने चक्कर में था कि ताकि इनको साबित किया जा सके कि देशद्रोही है ये। अच्छा, ठीक, आपने कहा कि जैसे कि कुछ लोग माइक छुपा कर लेके जा रहे थे, और जब सत्ता पक्ष की बात होती है, कुछ अगर अच्छी चीजें प्रमोट करने की बात होती है, तो तब भी तो माइक छुपा कर बाकी लोग लेकर जाते हैं ना यहाँ से। मेरे कहने का मतलब है कि ये पहले पत्रकारिता को ये डर होनी नहीं चाहिए। पत्रकारिता तो ऐसी चीज है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुल के सामने बात होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिन में भी कमियां हो उसको उजागर करना चाहिए। लेकिन आज के समय में जैसा मैंने कहा, आज वो पहले वो पत्रकार चिन्हित थे जो कम से कम स्पष्ट रूप से खुल के, आज तो पता ही नहीं चलता कि वो पत्रकारिता सरकार सत्ता के पक्ष में कर रहे हैं, विपक्ष में कर रहे हैं, या क्या उद्देश्य लेके कर रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। और सोशल मीडिया जो आज आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया, उनके नए नियम बना दिए सोशल मीडिया को लेकर, और उनको रोक लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम समाचार आ रहे हैं।
प्रिंट मीडिया के समाचार आ रहे हैं। अब उन पर भी उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी अगर आप कोई समाचार आएगा तो उसके लिए आपको सरकार को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया या गूगल, फेसबुक सोशल मीडिया का कल बल्कि फेसबुक कहिए, फेसबुक और इसको ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी तमाम समाचार हैं, और फेसबुक को लेकर गूगल को लेकर भी तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं। तो गूगल ने तो कुछ हद तक समझौता भी किया, लेकिन जिस तरह से फेसबुक पे ऑस्ट्रेलिया में रोक लगाया गया तो लगाया जा रहा है, तो उस तरीके से वो प्रिंट मीडिया भी कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले रही है, या नए साधन जो न्यू मीडिया जो है जिसको कहते हैं, वो न्यू मीडिया के माध्यम से वो भी अपनी बातों को लिख रहे हैं। ई जर्नलिज्म शुरू हुआ है। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले चाइना ने बीबीसी पर रोक लगा दी है। उन्होंने बोला है कि बीबीसी अब प्रसारित नहीं कर सकता है चाइना में। तो ये क्या हम अगर भारत देश को छोड़ दें, अगर दुनिया की मीडिया और पत्रकारिता को समझना शुरू करें, तो क्या वहाँ भी हिस्सेदारी धीरे धीरे बट नहीं रही है? नहीं, वो तो मीडिया का हस्तक्षेप तो हर देश में हो रहा है, और राष्ट्र हित में देश अपने हित में, अपने राष्ट्र के हित में कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है, लेकिन नियंत्रण का मतलब वो दबाना नहीं है। और जिस तरह का पूरे दुनिया में एक तरीके से कह सकती है कि सेटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन होने लगा है, पूरी दुनिया खुल गया, तो आज के समय में सूचना का प्रवाह को आप बहुत ज़्यादा रोक भी नहीं सकते, किसी सरकार के बस में नहीं है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने जरूर ये साहस दिखाया, कर लिया, लेकिन अभी भारत में भी मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक इतना आसान है कि नियंत्रण करना किसी भी देश के लिए। तो इस तरीके से, लेकिन हम कह रहे हैं कि पत्रकारिता, सत्य की पत्रकारिता हो, सकारात्मक पत्रकारिता हो, सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता हो, तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फैक्ट हो, अगर तथ्यता और सत्यता रहेगी तो बाद में भी अगर जांच निकल करके आएगी तो बात सामने आएगी। क्योंकि आज अगर हम जल्दीबाजी की पत्रकारिता करें और हम कोई बात कह दें और आरोप लगा दें किसी पे, और बाद में निकल के आए कि नहीं वो आदमी दोषी नहीं है, तो उससे पत्रकारिता की भी छवि खराब होती है और हमारी विश्वसनीयता भी घटती है। तो सबसे बड़ी अधिक जरूरत है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। पत्रकारिता के साथ विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा, सत्यता और ट्रांसपेरेंसी, ये 2-3 चीज़ें अगर नहीं हैं तो पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी। और वो इस बीच में सर एक सवाल आ गया है कि आज की पत्रकारिता को कैसे सुधारा जा सकता है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है कि हर एक दूसरा व्यक्ति आज पत्रकार है। ये जो बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जो लेवल गिर रहा है उसका कारण ये भी हो सकता है कि हर दूसरा व्यक्ति, वो अब इंटर पास बच्चा भी है तो वो भी पत्रकार बनना चाहता है, वो भी प्रेस में। और दूसरा ये कि प्रेस की फ्रीडम ऐसी कर दी गई है कि आपको एक आई कार्ड दे दिया जाता है, आप एक स्टिकर चिपका लेते हैं और आप पत्रकार हो गए। फिर आप कुल मिलाकर आप किसी से भिड़ने के लिए तैयार है, पुलिस वाला अगर आपको रोकता है चालान के लिए तो आप बताएंगे कि मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकारिता गिरती जा रही है। दूसरा सवाल ये था कि पत्रकारिता को अब सुधारा कैसे जाए? देखिए, सुधारने के 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक तो छोटे और मझोले समाचार पत्रों को, छोटे चैनल्स को, उनको भी महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा करीब, सत्य के करीब रहते हैं। दूसरा, जन की बात करने की ज़रूरत है। जब तक हम जन की बात नहीं करेंगे। तीसरी बात जो मैं कहना हूँ, सूचना का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सूचना का जो केंद्रीकरण हो गया, एक जगह हो जा रहा है, उसका जब विकेंद्रीकरण किया जाएगा और छोटे और मझोले समाचार पत्र भी अपनी भूमिका अदा करेंगे तो ज़्यादा सत्य के करीब रहेंगे और तटस्थता ज़्यादा रहेगी। क्योंकि ये बार बार ये बात उठती है कि जो दिल्ली में छपने वाले समाचार पत्र हैं या महानगरों में छपने वाले वो के राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं, और छोटे समाचार पत्र क्षेत्रीय समाचार पत्र हैं। ये छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं है। दिल्ली में छप रहे हैं उनके पास, इसका मतलब वो राष्ट्रीय हो गए। अब तो हर अखबार का अपना पेज होता है, हर स्थानीय पेज होता है, वो जाता। तो ये इसलिए वो ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता तभी होगी जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिले और स्थानीय स्तर विकेंद्रीकरण हो। अगर कुछ निजी हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में अगर सारे समाचार पत्र रहेंगे, सारे चैनल्स रहेंगे, तो वो सत्ता का केंद्रीकरण उनके हाथ में हो जाता है। तो मीडिया का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। जैसे आज़ादी के दौर में आप देखिए छोटे छोटे पत्र निकला करते थे आज़ादी के दौर में, और वो सब पत्र अपने आप में स्वायत्त थे, अपने अपने जिलों से निकालते थे। बलिया, गाजीपुर से बलिया में कर नाम का अखबार निकलता था, छोटे छोटे और बहुत निकलते थे, छोटे छोटे जिलों से अखबार निकलते थे। और वो अखबार बनारस से रणभेरी निकालते थे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो रणभेरी पुलिस का बड़ा पहरा था, तो वो नाव के बीच में, गंगा नदी में जाकर बीच में छापते थे, लेकिन वो रणभेरी अखबार और प्रकाशन स्थल उसमें कोतवाली लिख देते थे। तो इस तरीके से सत्य बात सामने आती थी। तो इसलिए मैं कहने का मेरा मतलब है कि ये छोटे और मझोले अखबार, इनको भी महत्व मिलना चाहिए, और स्थानीय भाषा के अखबार, उनको भी अगर महत्व दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉरपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें चली गई हैं और कॉरपोरेट का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं वो कोऑपरेटिव बनाकर एक अपने अलग से पत्र पत्रिका निकाल सकते हैं या अलग से चैनल चला सकते हैं, जिसके माध्यम से सत्य को उद्घाटित किया। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज के समय में हो क्या रहा है कि एक छोटा सा ऑफिस लिया,
या अपने घर में ही ऑफिस बनाया, 2 टेबल डाली, मोबाइल लगाया, क्रोमा चेंज किया और पत्रकार बन गए। ये छोटे से ऑफिस की जो पत्रकारिता है उसमें हो क्या रहा है कि किसी एक खबर को उठाया, जो पेड खबर थी उसको लाकर सामने पेश कर दिया, उसको बड़े रूप में। अब बिग ब्रेकिंग मतलब कोई बहुत बड़ा शब्द बोले कि इधर से 2 साइकिल में टक्कर हुई और उधर से आता है बिग ब्रेकिंग 2 किलोमीटर। मतलब ये जो पत्रकारिता चल रही है, बिग ब्रेकिंग का तो मतलब ही नहीं समझ में आता है। बड़ी ब्रेकिंग, अब तक की सबसे बड़ी खबर, ये मतलब पत्रकारिता जगत में मुझे नहीं लगता कि सिखाया जाता है, लेकिन ये तब्दील कैसे हो जा रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप देखते हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है। मेडिकल में कोई भी आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता है या कोई भी आदमी दवा नहीं दे सकता। उसमें मुझे लगता है कि पत्रकारिता में भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह, एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरह एक अलग ऐसा बने जिनमें कि कोई पत्रकारिता करना चाहे तो कम से कम, जैसे बार काउंसिल से लोगों को प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, उसी तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी या उससे संगठन जो मेडिकल काउंसिल की तरह उस तरीके से परमिशन लेकर और कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके पास हो, उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किए हों, साल भर 6 महीना 1 साल कौन प्रशिक्षण, वो पत्रकारिता के महत्व को, अर्थ को समझें। ऐसे लोग जो पत्रकारिता का अर्थ, क्योंकि पत्रकारिता को भले ही आपका चैनल हो, आपका अखबार हो, लेकिन पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि वो जनता का होता है। अखबार आपने अगर निकाल लिया तो अखबार केवल आपका निजी नहीं हुआ, वो आम जनता की भावना आप ले आते हैं, उसका बहुत बड़ा ताकत होती है। ये सूचना एक बड़ी भारी शक्ति है, तो इस शक्ति का दुरुपयोग कोई ना करे, इसे दुरुपयोग न करे, इसके लिए उसका नियंत्रण जरूरी। नियंत्रण इस सेंस में कि उसका रेगुलेशन हो और उनको कम से कम एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। पत्रकारिता संस्थान दें ट्रेनिंग, या सरकार की तरफ से, या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दे, प्रेस संगठन दें, या अखबार के संगठन जो वो मिल के दें। इस तरीके से उनका एक प्रशिक्षण जरूरी है। जब तक उनका एक सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं होगा और वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, मिनिमम चीज़ों को समझ लें, इथिक्स को पत्रकारिता का समझें, तब उनको पत्रकार चैनल चलाने के लिए या अखबार निकालने के लिए या यूट्यूब पर अपना काम करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। अन्यथा थोड़ा नियंत्रण जरूरी है। 3 सवाल हैं और एक पहला सवाल है अनुज पांडे का। उन्होंने कहा कि सर आप येलो जर्नलिज्म के बारे में क्या कहेंगे। दूसरा आशीष का सवाल है कि नए छात्र पत्रकारिता के जगत में तमाम गलतियां करते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। तो पहले येलो जर्नलिज्म के बारे में आपको क्या कहना है सर। दूसरा ये है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम गलतियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता अमेरिका से शुरू हुआ और 2 समाचार पत्रों की आपसी प्रतिस्पर्धा से ये येलो जर्नलिज्म निकल हुआ और होते होते वो एकदम अश्लीलता पर उतर आया और हो गया। उसी से पत्रकारिता शुरू हुई, अमेरिका ही दिन है। लेकिन धीरे धीरे आज भारत जैसे देश में या तो विकासशील देशों में भी इसका बहुत दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है और लोग पत्रकारिता के नाम पे किसी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और किसी की छवि खराब करने के लिए कुछ भी छाप दे रहे हैं। तो ये इसके लिए तो एक तो पत्रकारों को ये बताया जाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा, उनको मालूम होना चाहिए कि पत्रकारिता किसी की छवि बिगाड़ने के लिए नहीं होती है, सत्य को उद्घाटित करने के लिए। तो अगर वो कोई भी इस तरीके की खबर जो आपत्तिजनक हो, चाहे वो किसी के व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्तित्व से संबंधित हो, तो बिना जांच किए नहीं प्रकाशित होना चाहिए। और अगर कोई करे तो उसको मतलब संविधान के हिसाब से उचित दंड भी मिलना चाहिए और कम से कम उसको सामाजिक प्रताड़ना मिले, ये मिले कि आप इस तरह। और जो समाचार पत्र इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, उनको भी प्रेस काउंसिल को भी कुछ इस तरह का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। चलिए, इस बीच में आपको बता दो कि 11:15 बजे से गूगल गर्ल बनारस की हमारे साथ होगी और वो जो लाइव होगा वो आपको और भी शानदार देखने को मिलेगा। 3 सवाल आ चुके हैं गूगल गर्ल से पूछने के लिए। जी न्यूज की प्रोड्यूसर क्षमा त्रिपाठी ने पूछे हैं, वो सवाल भी पूछेंगे और गूगल गर्ल से जानेंगे बहुत कुछ। इस बीच में जहां हमारी बातचीत चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। इस बीच में एक सवाल आया है अमित यादव का कि आईटी सेल के दौर में फेक न्यूज को कैसे पहचाने। ये बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि अब आप कोई भी पक्ष का बात करें या विपक्ष का बात करें, जो उनका आईटी सेल बड़ा एक्टिव है, वो पुराने कमेंट्स निकाल के देगा, वीडियोस निकाल के देगा, कुछ फोटोज निकाल के देगा और उसके बाद उस दौर में दौड़ने लगती है पत्रकारिता। देखिए, ये तो अगर आदमी सजग रहे और खुद सतर्क रहे तो पता चल जाता है कि फेक न्यूज़ कौन सी है। और फेक न्यूज़ के लिए आदमी खुद सतर्क होना पड़ेगा। आप फेसबुक यूज करते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं या समाचार पत्रों में भी अगर हम कोई समाचार छापते हैं, अधिकतर समाचार पत्र में बिना तथ्य की जांच किए कोई समाचार नहीं छापा जाता। हम लोगों को भी पत्रकारिता में पढ़ाते हैं कि अगर कोई सूचना मिलती है तो जब तक उसकी ठीक से जांच न कर लीजिए तब तक उसको प्रसारित न करिए। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में एक बार जयप्रकाश नारायण जी के बारे में रेडियो से खबर आ गया कि उनका देहांत हो गया और पार्लियामेंट शोक सभा भी हो गई और बाद में उस पत्रकार को नौकरी चली गई। मुझे लगता है कि जयललिता जी के समय में भी ऐसा हुआ था। उनकी डेथ के 2-3 घंटे पहले से ही एक मैसेज आ गया और जगह जगह शोक सभाएं होने लगी थी। उसके बाद शाम को 5 बजे के लगभग ये हुआ कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसा
आप जैसा कि आपने बताया कि हर आदमी पत्रकार हो गया है। अगर आप अपने फेसबुक पे अगर कुछ खबर आती है तो बिना जांच किए आप उसको शेयर मत करिए, ना उसको प्रसारित करिए, खुद जांच करना चाहिए पहले। और स्थानीय स्तर पे तो बहुत आसान है, कोई अगर घटना की खबर आती है कि कहीं बम्बार्डिंग हो गई या कहीं किसी गोली लग गई तो आप उस क्षेत्रीय थानाध्यक्ष से बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल से बात, अगर घायल होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो एक पत्रकार के लिए सामान्य बातें, आप पहले तथ्यों की जाँच कर लीजिए और आधी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। उसके अलावा और अगर डिटेल जानकारी तो आप घटनास्थल पर जाइए, हर चीज़ बैठ के टेबल पे बैठ के नहीं हो सकता, वहाँ जाके। चलिए, यश शर्मा जी जो प्रयागराज से जुड़े हैं कवि, उनका सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता पर नियंत्रण संभव है, यदि हाँ तो वो कैसे। दूसरा सवाल एक और आ गया है, अनुज ने पूछा, सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि न्यूज़ रियल है या फेक है। पहला तो सवाल ये था कि यश जी का, क्या सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता पर नियंत्रण संभव है, यदि है तो कैसे सही है। नहीं, सोशल मीडिया के में भी नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप जो सजग हैं, मेरे श्रोता या पाठक जो भी सजग हैं या जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, अगर वो सजग हैं तो तुरंत पता चल जाता है। आप देखते होंगे कोई अगर फेक न्यूज़ आता है तुरंत काउंटर होना शुरू हो जाता है जी। अगर एक आपने गलत सूचना डाली तो थोड़ी देर में कोई कहीं न कहीं से सोशल मीडिया का दायरा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही एक फेक न्यूज़ आती है वो तुरंत वायरल होना शुरू हो जाती है। वायरल होती है तो इसलिए मैंने कहा ना कि शेयर मत करिए तुरंत, आप उसको सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है, इसमें दो राय नहीं है। और सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो हर आदमी को उसको अधिकार मिला हुआ है, पावर, हर आदमी पत्रकार, आपने जैसा कहा। तो एक ऐसे समय में जब सरकारें मीडिया को पूरा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती हैं, दबाव बनाकर रखती हैं, और बड़े पूंजीपति अखबारों का या चैनल्स का नियंत्रण अपने हाथ में रखें, ऐसे समय में जनता के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ा अधिकार है सोशल मीडिया। लेकिन अधिकार का मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें, और सही इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हम सजग रहें और जो भी गलत सूचनाएं आती हैं उसका काउंटर करें, और अगर कोई गलत देता है तो उसका काउंटर करें। और सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि हम लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं। आज का युवा पढ़ने में कम विश्वास करता है, खाली इंटरनेट से समाचार ले लेगा, इंटरनेट से सारा सामग्री कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इंटरनेट का अपना महत्व है, लेकिन थोड़ा उनको पत्रिकाएं या पुरानी चीज़ों, अब आप महापुरुषों के बारे में, आपको जैसे गांधी हुए, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, या और जितने लोग हुए महापुरुष हमारे भारत के, भीमराव अम्बेडकर हुए, इनके बारे में अगर कोई कुछ लिखता है तो कम से कम उनके बारे में पहले पढ़िए और पढ़ के समझिए, क्योंकि किसी की आलोचना करने से पहले उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी थी, इसलिए हम लोग जल्दी कंफ्यूज नहीं होते हैं। आज की युवा पीढ़ी उस पर ध्यान कम देती है, उसको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें वैदिक संस्कृति या वैदिक युग के बारे में, या फिर हम अब मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा हूँ, शायद ही किसी को पता हो महाजनपद काल किसे कहते हैं। मतलब ये एक सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है, और लोगों को पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जगत में आज आए, कल कॉपी पेस्ट किया और परसों निकल गए। मतलब ये वाला जो काम चल रहा है ना। और सब मुझे सर एक चीज़ और मतलब दिक्कत है जो आज की पत्रकारिता से मुझे पर्सनल तौर पर है कि हिंदी की हमने जिस मातृभाषा में हम बात करते हैं उसी हिंदी को हम ऐसे तोड़ते मड़ोड़ते हैं कि वो खुद भी बेचारी सोचती होगी कि आखिर क्या पेश कर दिया। मात्राओं का ज्ञान तक खत्म हो चुका है इस कॉपी पेस्ट की दुनिया में। क्या लगता है कि अब ये सुधार पाना लोगों में मुश्किल नहीं होता जा रहा धीरे धीरे? देखिए, पत्रकारिता में उन्हीं को सम्मान मिलता है जिनकी भाषा शुद्ध होती है और जिनके लेखन में कोई दम होता है और तथ्य होते हैं। अगर तथ्य नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, तो उस समाचार पत्र को सम्मान नहीं मिलता है, और उस पत्रकार को भी सम्मान नहीं मिलेगा जो सही बात नहीं लिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता में आप आए हैं और आपको सम्मान मिले, आपको लोग इज्जत से देखें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रामाणिकता रखिए, समाचारों की प्रामाणिकता रखिए, भाषा की शुद्धता ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। और किसी भी पत्रकार को एक भाषा से अगर अधिक जानता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बहुभाषी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, और कम से कम हम युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहेंगे कि अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाइए। साल में कम 2-4 किताबें खरीदिए। आप इधर उधर चीज़ों में खर्चा करते हैं, चाय पानी में बहुत पैसा खर्च करते हैं, उस बचत में कुछ बचत करके अपने गुल्लक से कुछ पैसा निकाल के कुछ किताबें खरीदिए। हालांकि आज बहुत से बच्चे खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उन किताबों को अपने संग्रह करिए और आप पढ़ेंगे। आप इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पूरा पढ़िए, दुनिया का इतिहास पढ़िए। आप कहानियाँ पढ़ते हैं, गापिस पढ़ते हैं, तमाम चैनल पे इधर उधर के समाचार देखते हैं, वो या इधर उधर के मनोरंजन के प्रोग्राम देखते हैं, तो वो देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समय ऐसा भी निकालिए जो अपनी चिंतन शक्ति भी आपकी बढ़े। और जब आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी और आप इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो आपकी अपनी कंप्यूटर, जो आपका ब्रेन है, वो कंप्यूटर की तरह काम करेगा और आपको बहुत सी जानकारियाँ रहेंगी। और आप कुछ आश्रित नहीं, खासतौर पर पत्रकारिता में जो लोग हैं,
जय का पाल मास्टर ऑफ वन कहते हैं हम लोग। तो पत्रकार को तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, संगीत की भी, कला की भी, इतिहास की भी, भूगोल की भी, और एक विषय का वो विशेषज्ञ भी बन सकता है। चाहे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का हो जाए, चाहे इकोनॉमिक जर्नलिज्म हो जाए, चाहे किसी भी एक का विशेषज्ञ भी बन सकता है, लेकिन ओवरऑल जानकारी उसको सबकी होनी चाहिए। कोई चुनौतियाँ बहुत आ रही पत्रकारिता के सामने, ऐसे समय में रोजगार की समस्याएं आ रही, आप हो सकता है कि आप अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हो, स्पोर्ट्स के नहीं जानते हो, या शेयर मार्केट के बारे में आपको जानकारी नहीं, और आपको कहा जाएगा शेयर मार्केट की रिपोर्टिंग करिए, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। संगीत की भी जानकारी रखनी पड़ेगी, भले ही आपने जी। इस बीच में एक और क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि क्वेश्चंस का लगातार सिलसिला चल रहा है। बता दो 11:15 बजे गूगल गर्ल हमारे साथ होगी, और ये एडवर्टीजमेंट आप देख चुके हैं कल से लेकर आज तक। 11:15 बजे गूगल गर्ल होगी, तो उससे भी सवाल पूछना न भूलिएगा। 3 क्वेश्चन सर इस बीच में और आ गए हैं। एक मेरे पिताजी का ही क्वेश्चन है कि किसानों का आंदोलन कैसे खत्म होगा। दूसरा एक है यश शर्मा जी ने पूछा, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तभी सच सामने आ पाएगा। तीसरा एक और है कि अनुज ने कहा कि वो जर्नलिज्म की स्टडी कर रहा है, उसके लिए क्या है मार्गदर्शन। देखिए, किसानों का आंदोलन तो जो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा विश्वसनीयता की बात कही है, प्रामाणिकता की, पत्रकारिता में जो चीज़ें वही चीज़ पार्लियामेंट के साथ भी है। पार्लियामेंट जनता के चुने हुए सदस्य होते हैं वहाँ पर, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनता के चुने हुए सदस्यों द्वारा पारित कानून को भी अगर जनता नहीं स्वीकार करे, इसका मतलब कोई न कोई फ्लॉ रहा, कोई न कोई कमी रह गई, या सरकार ने जनता को विश्वास में नहीं लिया। आप अगर पुरानी हिस्ट्री पे जाइए, राजा राम मोहन राय के सामने सती प्रथा खत्म करना था उनको, उस समय जब विलियम बेंटिंग का शासन था, विलियम बेंटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट था, विलियम बेंटिंग वायसराय थे, विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के माध्यम से आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन जब जनमत बन गया तब कानून बनाया गया। तो जब तक जनमत न बन जाए कोई कानून नहीं बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कृषि कानून में सुधार जरूरी नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में कोरोना काल चल रहा था, बहुत से जनता भी अपनी कोरोना की वजह से परेशान थी, अपने घरों में लोग कैद थे। ऐसे समय में आप पार्लियामेंट सेशन बुला के आपने लोकसभा में बहुमत के आधार पे ध्वनि मत से या जैसे भी पास कर लिया। उसके बाद राज्यसभा में जब बहस हुई तो वहाँ कम से कम बहस होना चाहिए था। तो वहाँ बड़े ही दुख का विषय है कि हमारे राज्यसभा के जो सभापति, हमारे बलिया के पूर्वांचल रहने वाले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं पत्रकारिता के, मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ, हमारे सीनियर छात्र रहे हैं यशवंत जी, हरबंस सिंह, और वो पार्लियामेंट में उन्होंने बिना लोगों की बात सुने पास कर दिया कृषि बिल को, जबकि 2-3 सदस्य बिल में दिखाया गया बाद में कि खड़े थे। और नियम यह है कि एक भी संसद सदस्य अगर मत विभाजन की बात करता है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हल्ला उल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग खड़े थे, तो बेल में आया है, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा उस चीज़ को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ विश्वसनीयता की हो गई, ट्रांसपेरेंसी। जब अगर मान लीजिए बिल पास हो गया, किसानों का आंदोलन चल रहा, इतने अन्नदाता हमारे इतने अनशन में बैठे इतने दिनों से, 2 महीने से 2.5 महीने करीब हो रहा है, ऐसे समय में सरकार को अपनी नीयत को साफ रखे। अब ये कहना है कि हम 2 साल के लिए स्थगित कर दें, 1.5 साल के स्थगित करना कोई समाधान नहीं है। बैठ के बात करना है, पार्लियामेंट सेशन बुलाए होते, एक पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र था, वो स्थगित हो गया, हुआ ही नहीं, उससे और भी अविश्वास फैला। वो कोरोना की वजह से वो भी हो गया, कोरोना को आपदा को अवसर बना दिया गया, सरकार ने आपदा को अवसर बना दिया। तो कम से कम किसानों के बैठ के बात करना चाहिए, विपक्षी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था, और बैठ के भले ही वो कर रहे हैं, कितना भी करें, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्षी दलों को विश्वास में ले। विपक्षी दल तो उधम मचाते हैं, हमेशा मचाते हैं, उनको बैठ के बात करके उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए, और रिमूव कर दें तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। जून में पास हुआ था बिल, और दिसंबर में जाकर आंदोलन शुरू हुआ। इस बीच में काफ़ी समय था, कोरोना भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, लोग बाहर निकलने लगे थे। क्या विपक्ष एक मजबूत पक्ष के तौर पर किसानों के साथ नहीं खड़ा हो सकता था? तब विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा था कि अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 4 महीने बाद जब किसान सड़क पर आ जाते हैं तब विपक्ष को भी लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है और ये जो बिल पास हुआ है ये गलत है। नंबर 1। नंबर 2 कि घोषणा पत्र जो सरकारों का होता है, जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है, उस दौरान विपक्ष के भी घोषणा पत्र में कहा जा रहा है अभी था नहीं, कहा जा रहा है कि ऐसे पॉइंट आउट उन लोगों ने भी पेश किए थे। तो अब जब आप पॉइंट आउट पेश करते हैं खुद के घोषणा पत्र में, तो फिर विरोध किस बात का? देखिए, कोई बात कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों 2 चीज़ें हैं जी। और मान लिया किसी सुधार की बात तो सभी दल करते हैं और सभी कहते हैं, अब वो कानून बन गया, उसकी कमियां थोड़ा लोगों बाद में समझ में आती हैं। जनता जागरूक हमारे देश की कम है, इसमें 2 राय नहीं। अगर जागरूक होती तो हमारा देश इतने लंबे समय तक गुलाम न रहता। भारत इतने देर तक मुगलों की गुलामी किया, उतने देर ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी किया। इसीलिए क्या कि जागरूकता, कोई नहीं हो हवे कहानी, आप अपने घरों में बैठे हैं, ड्राइंग रूम बैठे हुए हैं, घर में डिस्कस कर ले रहे हैं, कोई आदमी सड़क पर नहीं निकलता।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। लेकिन ये सरकार जो सत्ता में, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको विश्वास मिले, क्योंकि बहुमत जनता ने आपको दिया है। और विपक्षी दल तो मौके का फायदा उठाते हैं। भाजपा भी सत्ता में नहीं थी, वो विपक्ष में, वो भी फायदा उठाती थी। महंगाई डाइन 10 जाते हैं, पेट्रोल को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन वो भी करते थे। आज पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल 92-93 चल रहा है रुपया। तो ऐसा नहीं है, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और कृषि बिल में, और तो मैं नहीं जानता, लेकिन दो एक चीज़ें आप देख सकते, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, उसमें एक बात ये है कि जमाखोरों को तो बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस तरह से पहले ये कानून था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अनाज नहीं खरीद ले जा सकते। चलिए वो छूट आपने कर दिया, और कर दिया किसी को भी कितना भी अनाज खरीदने का। अब एक किसान अपने गांव से 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर ले जाकर अनाज नहीं बेचेगा, छोटा किसान। और भारत में आपको जानना चाहिए कि 86% किसान आज भी छोटे हैं, जो 5 एकड़ से कम के खेतिहर हैं। 2 एकड़, 3 एकड़, 1.5 एकड़ के खेतिहर, 1 बीघा खेत वाले किसान हैं। और अमेरिका वगैरह में वहाँ के किसान जो हैं, ज़्यादातर किसान बड़े हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं और बड़े किसान हैं। वहाँ पर भी सब्सिडी देनी पड़ रही सरकार को। अभी अमेरिका में भी 79 में जो है किसी सुधार हुआ था, लेकिन आज भी अमेरिका में स्थिति सामान्य नहीं है, वहाँ पर किसानों को सब्सिडी देना पड़ा। सोवियत संघ टूट गया, किसानों कारपोरेट खेती की वजह से ही टूटा, किसी ने अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में कम से कम किसानों को ये बात सुनी चाहिए और जमाखोरों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। अगर अनाज खरीदने के लिए गोदाम बनाकर खरीदने का छूट मिल जाएगी तो बड़े ही पूंजीपति खरीद पाएंगे, सामान्य आदमी तो खरीदेगा नहीं। वो डंप करेगा 8 रुपये का प्याज 80 रुपये में बेचेगा, हैं, और जो 20-22 रुपये का आटा मिल रहा है वो पता चला 50 रुपये 60 रुपये किलो मिलेगा। हर चीज़ महंगा होगा, तो इसमें तो कोई दो आशंका, और आशंका का समाधान सरकार को बैठ करना चाहिए। और अगर बिल में जिस हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित के लिए बिल लाया, अगर किसान ही संतुष्ट नहीं है तो आपका बिल किस काम का? अगर किसान कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं तो वापस लीजिए, या स्थगित करिए, या बैठ के पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए, उस बिल पे विचार के लिए पुनर्विचार कर लीजिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिद अगर सरकार ठान लेगी लोकतंत्र में, तो जिद से लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र चलिए, क्योंकि अब किसान आंदोलन पर चर्चा होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि सवाल जवाब बहुत सारे हैं और इतने दिनों से चर्चाएं बाकी जर्नलिज्म वाले भी कर रहे हैं। इस बीच में एक क्वेश्चन आ गया, उसको लेंगे और सर को भी अब छोड़ेंगे क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ। यश शर्मा जी ने कहा है कि हर हाथ में मोबाइल आ जाने से फर्जी ज्ञान का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे हो रहा है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा। ये बात एकदम भैया सत्य है, इस बात को हम भी मानते हैं और मेरे हिसाब से सर भी इस बात का समर्थन करते हैं। एक सर से आखिरी में पॉइंट लेंगे। सर, आज के पत्रकारिता जगत में एंटर करने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे वो सही पत्रकारिता की तरफ उतरें और सही सटीक जानकारी लोगों के सामने लाएं, और पत्रकार बनना ही मतलब एक शब्द में मैं पत्रकार हूं लिख लेना वो बेटर है या पत्रकारिता सीखना ज़्यादा बेटर है? देखिए, मैं आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा, ग्लैमर देख के आप पत्रकारिता मत आइए। जैसे बहुत से लोग फिल्मों में ग्लैमर देख के गए और वो विलन भी नहीं बन पाया और कुछ नहीं बन पाया और ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं कर पाया। चाहे फिल्म इंडस्ट्री रहा हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, यहाँ कहीं शॉर्टकट, कहीं सफलता नहीं है। कि इस क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है, पत्रकारिता में भी सफल होना है, तो पहले तो आपको, मैंने कहा कि कायदे से पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, ढंग से शिक्षा होनी चाहिए, और शॉर्टकट सफलता की प्रयास नहीं करना चाहिए, और उनको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और सत्य की पत्रकारिता करिए और ईमानदारी से करिए। और अपने ज्ञान जब आपका बढ़ेगा, आपका नॉलेज होगा, तो हर चैनल, हर अखबार वाला आपकी इज्जत करेगा। आप लिखना पढ़ना शुरू करिए, कुछ लिखिए। पहले क्या हुआ कि बहुत से लोग अखबार के दफ्तरों में जाते हैं, प्रिंट मीडिया में अगर देखिए तो जाते हैं, तो सीधे कहते हैं कि भाई हमको अखबार में रख लीजिए, आप बड़े अखबार में ही जाना चाहते हैं। तो सब लोग छोटे से बड़े में जाते हैं, कोई अखबार छोटा नहीं होता। तो पहले आप कम से कम कुछ लोगों के बारे में लिखना शुरू करिए, कुछ आपके आर्टिकल छपने चाहिए। कुछ छपने के लिए है कि आपको स्वतंत्रता संग्राम पे कोई लिखना, महात्मा गांधी के बारे में 2 अक्टूबर के अवसर 15 दिन 20 दिन पहले लिखिए, या और जो महापुरुष हमारे हैं उनके बारे में, या कोई खास दिवस है, मजदूर दिवस है, या कोई और खास दिवस, उस अवसर पर अगर आपको लिखना है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ आपको लिखना, भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, तमाम किताबें पब्लिकेशन डिवीजन ने छापी हैं, उनको पढ़िए। उन क्रांतिकारियों के बारे में पूछिए, जो क्रांतिकारी हम जान रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको तो जान ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जिनके बारे में पूरी दुनिया नहीं जानते, भारत नहीं जानते, उनके बारे में पढ़िए, लिखिए। तो अगर आप लगातार पढ़ेंगे और कुछ न कुछ लिखेंगे तो आपका एक तो विजन बड़ा होगा, लिखना पढ़ना भी आपको आएगा। और अपने भारत का इतिहास पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, राज्यों के बारे में पढ़िए। हम है क्या कि शॉर्टकट पत्रकारिता, जल्दी कुछ थोड़ा सा लिख के हम चाहते हैं कि तुरंत पत्रकार हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाएं। बोलने की अभी प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करिए,
बोलना सीखे, अभिव्यक्ति आपके पास जब होगी, भाषा होगा। और जब आप, जैसा आपने कहा था हिंदी भाषा के सवाल उठाया, भाषा कोई भी हो, हमारे पहले भारत की मातृभाषा संस्कृत थी जी। और संस्कृति हमारी जो है और संस्कृति जब दोनों एक दूसरे जुड़े रहे, धीरे धीरे हिंदी हो गई। अगर हम ठीक से हिंदी भी मातृभाषा भी न पढ़ें, अंग्रेजी भी आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। भाषाओं का टूटना मतलब कुल मिलाकर वो टूट रही है, किसी भी भाषा की हम बात कर रहे हैं, वो मलयालम की बात कर लें, उड़िया की बात कर लें, केवल आ रही है, टूट रही है। आखिरी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आज का जो लाइव है वो खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि केवल बिचौलियों का नुकसान हो रहा, आंदोलन की मुख्य यही वजह है, केवल बीजेपी का विरोध करना ही रह गया है। क्या ऐसा हो गया है ये किसान आंदोलन? ऐसा नहीं, ये कोई भी पक्ष, दो सिक्के के दो पक्ष होते हैं, केवल एक चश्मे के एक तरफ आंख से नहीं दिखा जाता। भाजपा की तरफ होकर हम सोचें या कांग्रेस से सोचें, पत्रकार किसी दल से होकर नहीं सोचता। या अगर हम आप बात करेंगे, चैनल सामने बैठ के बात करेंगे, तो हम कोई दल हो गए भाई, व्यक्तिगत रूप से आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, चाहे भाजपा समर्थक हो, चाहे कांग्रेस समर्थक हो, चाहे समाजवादी पार्टी समर्थक हो, लेकिन अगर आप समाज के सामने या चैनल के सामने बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, सांसद चुने गए, विधायक चुने गए, तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से बात कर रहे हैं, तो उस पर निष्पक्षता, मैंने कहा, तटस्थता होनी चाहिए। और इसमें ठीक है बिचौलियों का नुकसान हो जाएगा, देखिए बिचौलियों के नुकसान के साथ साथ आपके बड़े बिचौलिए पैदा हो जाएंगे देश में। अगर दो तीन बड़े पूंजीपति ही कह लो सबसे बड़े बिचौलिए बन जाए, पूरे देश को बेच दें, उससे अच्छा है कि 1000 बिचौलिए रहें, मतलब सब 1000 लोग और लाख लोगों के बीच में पैसा जाएगा, उनसे और ज़्यादा वितरित होगा। तो ये कह देना, आरोप लगा देना तो बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री या सरकार ये केवल कारपोरेट के लिए काम कर रही है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है। केवल कारपोरेट के लिए से देश तो चलेगा नहीं। ठीक है, कारपोरेट से भी तालमेल आप बनाकर सरकारें चलती हैं, लेकिन आम आदमी को, वॉयसलेस आदमी को, जो गरीब आदमी है, आम किसान है, मैंने कहा कि भारत में 86% किसान, आप डाटा देख लीजिए पता चल जाएगा, और लगभग 85-86% किसान बहुत छोटे किसान हैं। खेती और खेतिहर पे असर नहीं होना चाहिए, छोटे खेतों पे। और वो मालिक अपने, और कल को ऐसा कोई संविधान बन जाए जिसके वो नौकर बन जाए, या अपने ही किसान पे हो जाओ। जैसे नील की खेती का क्यों विरोध हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट नील की खेती कराना चाहती थी अपने लाभ के लिए। तो आप खेत हमारा तय करेंगे कारपोरेट की, यहाँ गेहूँ नहीं, चावल नहीं, गेहूँ चावल छोड़ के अब यहाँ कारपोरेट खेती होगी, अरे कमर्शियल खेती होगी, है कमर्शियल लाभ के लिए होगा, तो वो आदमी अनाज कहाँ से पाएगा? कम से कम आज जो 2 बीघा का भी काश्तकार है, किसान है, वो अपने यहाँ 12 क्विंटल 15 क्विंटल गेहूँ, चावल, दो खेती तो कर ही लेता, 3 भी कर लेते हैं लोग, और कुछ सब्जियां भी उगा लेता है। उतने से उसका परिवार चल जाता है और वो अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपना काम चलाता है। कल को पता चला कि वो भी उसके पास खत्म हो जाए, न रहे, या वो भी आश्रित हो जाए, केवल एक ही तरह का अनाज पैदा करे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो विचार करना चाहिए। अगर जनता के मन भ्रम है, किसानों को अगर उसको लेकर कन्फ्यूजन है, तो भ्रम कौन दूर करेगा? चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी तो बाद में बनती है। अब आज हम ये कहें कि नेहरू दोषी थे देश को आज़ाद कराने में, नेहरू के समय में ये हुआ, क्यों? नेहरू और गांधी या किसी पुरानी पीढ़ी के लोगों को आलोचना करने से नहीं होगा। जो भी सरकारें बनती हैं 5 साल की बनती हैं, 5 साल में आपको अपना रिजल्ट देना होगा। लिटमस टेस्ट 5 साल बहुत होता है, लिटमस टेस्ट 1 साल में हो जाता है। अब 7 साल 8 साल गवर्नमेंट हो गई, अभी कहेंगे कि पुरानी सरकारों की वजह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। अरे आप क्या किए, अपने बारे में बात करिए। आप पुरानी सरकार को दोष देना सबको आता है, वो देने से नहीं। ये बड़ा लंबा हो रहा है और सर के साथ बात करने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं। देश के मुद्दों पर आज हमारे साथ जुड़े थे अनिल कुमार उपाध्याय जी, और सर पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आज भी लेक्चर देते हैं और समझाते हैं। उन्होंने जिस हिसाब से कहा कि पत्रकारिता का दौर बदल रहा है, ये आपको समझना चाहिए। सर को एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जब केंद्र सरकार दोषी है तो उसके बराबर में पंजाब की भी सरकार दोषी है। आखिरकार जब सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री को पूरा दिया जाएगा वहाँ का कारोबार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सरकारों के ऊपर हम छोड़ देते हैं। ये थी पत्रकारिता जगत की बात। 11:15 बजे गूगल गर्ल साथ में होगी और बातचीत होगी। आज गूगल की सुना है कि दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो आज हम कंप्यूटर लेकर भी बैठेंगे और सवाल जवाब होंगे। चलिए मिलते हैं 11:15 बजे दूसरे लाइव में। बनारस से लाइव चल रहा है, टॉक शिवेंद्र का लाइव लगातार शेयर करते रहिएगा। बहुत सारा आभार और बहुत सारा प्यार देने के लिए आभार। प्लीज इतना शेयर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा। बनारस वालों बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही।